नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। 5 की बात में बात होगी नए संसद की और क्या हैं नए इरादे भी। तो आज भारतीय संसद आखिरी बार पुराने भवन में बैठी है। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। इस संसद भवन का इतना लंबा इतिहास है, इसने बहुत कुछ देखा है। आजादी की लड़ाई का वो लम्हा देखा जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इस संसद भवन में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना वो मशहूर भाषण दिया था जब आधी रात को सारी दुनिया सो रही थी और हिंदुस्तान जाग रहा था। और पंडित नेहरू ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी नियति से पूर्व निर्धारित मुलाकात की बात कर रहे थे। आज पुराने भवन में संसद के विशेष सत्र की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक घड़ियों को याद किया। आज अगले 1 घंटे हम आपको पुरानी यादों से भी जोड़ेंगे और नई उम्मीदों से भी, पुराने संसद भवन से भी और नई इमारत से भी। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज इस मौके पर क्या कुछ कहा है। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। देश की संसद कल पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी और इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। इतिहास ऐसे ही बनते हैं। ये शिलापट आप जो देख रहे हैं, 12 फरवरी 1921 को इस संसद भवन की शिलान्यास जो इसका किया गया था। कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को 100 साल के करीब हो चुके हैं और अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है जब भारत की संसद इस पुराने संसद भवन से निकलकर नए संसद भवन की ओर जा रही है। पुराने संसद भवन का क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। बताया गया है कि इस पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा और यहाँ पर देश भर से, विदेश से जो भी लोग आएंगे, भारत की सांस्कृतिक, भारत की संसदीय परंपरा, धरोहर, इस सबको साक्षात रूप से यहाँ इस पुराने संसद भवन में देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये नया संसद भवन है और ये ट्रांजिशन करने के लिए ही पुराने भवन से नए भवन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है।
इसमें आज जो है वो भारत की 75 साल की संसदीय परंपरा, इस पर चर्चा हुई है। कल 11 बजे जो संसद भवन पुराना है, इसके केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठेंगे और इसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसमें इसके बाद कल गणेश चतुर्थी भी है और जो नया संसद भवन है, इसके बाद यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक भव्य इमारत है जो बनी है। पुराने संसद भवन की जगह नए संसद भवन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस पुराने भवन में, जो कि बहुत सुंदर है, दिखता भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, जो हमारे कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है, इसको दरअसल इसलिए किया गया क्योंकि बीच बीच में जरूरत महसूस की गई थी कि यहाँ पर बैठने की जगह कम है। और जिस तरह से सन 2026 में डिलिमिटेशन होना है, उसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी और नए सांसदों को बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिएगी। इसलिए ज्यादा दूर नहीं गए, बिल्कुल पास में ही नया संसद भवन बना है। ये जो संसद भवन आप देख रहे हैं, इसकी कई खासियत है। ये ग्रीन बिल्डिंग है, इसमें बिजली कैसे बचाई जाए इसका खासतौर से ध्यान रखा गया है। अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें रखी गई हैं, बायोमेट्रिक सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी तरह से पेपर लेस है और सांसदों के बैठने की जगह भी यहाँ पर ज्यादा है। मिसाल के तौर पर लोकसभा की बात करें तो आज 828 सांसद एक बार में यहाँ बैठ सकते हैं। उसी हॉल में जो ज्वाइंट मीटिंग है वो भी हो सकती है लोकसभा और राज्यसभा में। साथ ही इसके 6 द्वार हैं, इसके बारे में भी काफी चर्चा की जा रही है। ये जो 6 द्वार है वास्तु के हिसाब से बनाया गया है और कल यहाँ पर एक द्वार जो गज द्वार है वहाँ पर तिरंगा भी फहराया गया था। गज द्वार के साथ साथ अश्व द्वार है, मकर द्वार है, हंस द्वार है, गरुड़ द्वार है, शार्दूल द्वार है। तो इस तरह से 6 द्वार बनाए गए हैं। इनमें से इन्हीं के जरिए यहाँ पर प्रवेश किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो नया संसद भवन बनाया गया है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की विरासत है, उसको भी सहेज करके रखा जा सके। और इसीलिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी है कि किस तरह से यहाँ पर हमने एक लंबी यात्रा तय की है। अगर कोई आकर देखता है तो भारत की जो लंबी विरासत है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसका साक्षात्कार वो यहाँ पर आकर कर सके। ये मकर द्वार में से एक द्वार है, मकर द्वार, जहाँ जिसका जिक्र मैं आपसे कुछ देर पहले आपको कर रहा था। और ये मकर द्वार ठीक पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार है, उसके सामने बनाया गया। तो इस तरह से आप जो सेंट्रल हॉल है और साथ ही ये जो पुराना संसद भवन है उसके ठीक सामने बना हुआ ये मकर द्वार, और यहाँ पर प्रवेश द्वार पर आप सत्यमेव जयते ये बड़े अक्षरों में अंकित है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से कल यहाँ पर ये विशेष कार्यक्रम जो होने जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में कुछ बड़े फैसले भी कर सकती है, जैसे कि पीएम मोदी ने कुछ देर पहले इसमें ऐतिहासिक निर्णय होंगे। वैसे तो सरकार ने 8 बिल स्टेट किए हैं, लेकिन विपक्ष मान करके चल रहा है कि कोई सरप्राइज भी इस पर हो सकती है। संसद भवन से अखिलेश शर्मा। देखिए आपने एक झलक नए संसद भवन की और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए सुमित्रा ताई। आप उन लोगों में हैं जिन्होंने इस संसद भवन के लंबे इतिहास में बहुत ऐतिहासिक लम्हे देखे हैं। अब जो संसद है वो अपने एक नए भवन में जा रही है, आप वहां पे लोकसभा स्पीकर रही हैं, बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होंगी। ऐसे मौके पर कुछ यादगार सत्र और लम्हों के बारे में आप हमें बताएंगी आज। वास्तव में जो पुराना संसद भवन है, वो पुराने संसद भवन ही हमारे लिए आज भी, अगर मैं पार्लियामेंट को याद करूं तो मेरे सामने वो पुराना भवन ही आता है और आता रहेगा। क्योंकि सबसे पहले भी जब हम पार्लियामेंट मेंबर बन के गई मैं, तो वो पुराने सदन में ही हम लोग गए और वहाँ का वो पूरा माहौल, एक तो एक उनका अलग सा आकार जो गोलाकार है अपने आप में, और गोलाकार होते हुए कई बार जो हमारे लिए तकलीफें होती थी कि कहाँ से प्रवेश करें, कहाँ जाए, समझने में बहुत दिन लगे थे हमें उस पार्लियामेंट को। तो वो सदन और उसमें कई सारे ऐसे लोग मिले जो मार्गदर्शक भी बने, जिन लोगों के अच्छे भाषण भी हमने वहाँ पर सुने, कैसा व्यवहार करना, कैसे बोलना, या दूसरों की बात काटना भी हो तो भी अच्छी भाषा में कैसे काटना, ये सभी हमने वहाँ पर सीखा इतने साल में। और इसलिए वो सदन
के एक प्रकार से यादें जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और ये कहूँगी कि कई बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनने मिले उस सदन में, और जो एक प्रकार से देश के लिए न्यौछावर रहने वाले लोग, देश की ही सोचने वाले, अटल जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने हमेशा कहा कि देश के लिए जो भी कुछ है हमारी भारत माता के लिए है। ऐसे कुछ ऐसे भी जो बहुत अभ्यासपूर्ण बोलते थे। तो वो हमारी गीता मुखर्जी, हमारी महिला, बहुत ताकत से बोलती थी। देखो तो ऐसी दुबली थी मगर बोलते समय बहुत ताकत से। इंद्रजीत गुप्ता बहुत अभ्यासपूर्ण बोलते थे। कई ऐसे लोग, चंद्रशेखर जी उस समय बोलने खड़े हो गए तो पहले तो सब लोग स्तब्ध होकर सुनते थे उनकी बातों को जी। या नरसिम्हा राव जी जैसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानते थे, और केवल भाषाएं जानते थे नहीं, पार्लियामेंट में बैठते थे, एज ए प्रधानमंत्री भी बैठते थे, और केवल बैठते नहीं थे। हमारे जैसे जो लोग थे, कहो तो नए ही थे हम लोग उस समय भी, तो हम लोगों को जैसे हम कोई अच्छी बात बोले तो कई बार उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी है मुझे कि आप बहुत अच्छा बोली, ऐसे ही कीप इट अप। ये हमें जहाँ प्रोत्साहन मिला है ऐसे लोगों से, तो हमारे लिए तो वही बातें सबसे, वही पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, देश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। जी जी, आपने सही कहा कि आपके लिए ये जो पुराना संसद भवन अब जो पुराना हो रहा है उससे बहुत भावनात्मक जुड़ाव रहा है, बहुत सारी यादें हैं। वहीं पर तमाम संसद में जो जैसा आचरण होता है वो आपने सीखा। आपने नरसिम्हा राव जी को याद किया, आपने चंद्रशेखर जी को याद किया। ऐसे ऐसे स्पीकर्स रहे जिनको सुनने के लिए लोग जो स्तब्ध होकर सुनते थे। सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ आप जुड़ी रहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में। इस नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बीच जो एक फासला रहा, या जो यादें पीछे छूट रही हैं, लेकिन जो नई उम्मीदें हैं उसके बारे में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। सुमित्रा महाजन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 5 के बाद में लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन की, और अब आपको दिखाते हैं कि जो नया संसद भवन है वो कैसा होगा और उसमें क्या क्या खास चीजें हैं। तो ये खबर है कि नई इमारत में जो टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं, वो आम होंगे। सारे रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटाइज किए जा चुके हैं। सदन की कार्रवाई, प्रश्न और दूसरे काम, इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें डिजिटाइज कर लिया गया है। दफ्तर आधुनिक हैं जिनमें भाषाओं के डिजिटल अनुवाद की व्यवस्था है। ऐसे माइक्रोफोन हैं जिनसे वोटिंग आसान होगी, और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति और स्मार्ट डिस्प्ले का इंतजाम होगा। ग्राफिकल इंटरफेस होगा। अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम के साथ एक कमेटी रूम है। नई संसद में तकनीक और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था की गई है। नई इमारत में एक संविधान भवन भी भारत की लोकतांत्रिक विरासत का अभिलेखन है, और महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा पुरानी और नई इमारत के बीच के लॉन में होगी। नई इमारत के निर्माण में हरित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पुरानी इमारत के मुकाबले इसमें 30% कम बिजली लगेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर साइक्लिंग का भी इसमें इंतजाम किया गया है। नई इमारत में भूकंप रोधी यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तकनीक का इस्तेमाल है। इसमें 6 नए कमेटी रूम हैं। पुरानी इमारत में 3 थे। मंत्रिपरिषद के लिए 92 कमरे हैं। सांसदों के संवाद के लिए एक प्रांगण है। 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय चिन्ह दूर से दिख जाता है। प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र लगा है और सत्यमेव जयते, और वास्तुशिल्प में भारतीय संस्कृति के तत्व शामिल किए गए हैं। लोकसभा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल के आकार की इमारत में एक खुला आंगन है। बीच में बरगद का पेड़ है। धौलपुर से बलुआ पत्थर आए हैं और जैसलमेर से इसके लिए ग्रेनाइट लाया गया है। नागपुर की लकड़ियों से इसमें सजावट की गई है। तो ये इस तरह का होगा जो
नया संसद भवन है वो इस तरह का है, इसमें इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी यादों को साझा कर रही हैं। सुमित्रा महाजन जी पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं। सुमित्रा जी, आपकी नज़र में जब आपने इतने दिन इस पुराने संसद भवन में गुजारे हैं, आप स्पीकर रही हैं, कोई एक यादगार लम्हा आपके लिए क्या रहा वहां का? ऐसा तो नहीं कह सकती, देखो हर चीज़, मगर एक बताऊंगी, जब मैं स्पीकर की चेयर में बैठी थी और उस समय भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर इशू था और वो करीब करीब 71 से लेके वैसा ही पड़ा था, उस इशू को हमने उस समय सुलझाया था। वो बॉर्डर इशू ये हो गया था क्योंकि कई जगह पे भारत की सीमा में ऐसा होता था, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी तकलीफदायक, कि पुलिस थाना अगर हमारा भारत में है तो रहने वाले लोग बांग्लादेश में, या हमारे लिए होता था कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग पुलिस थाना बांग्लादेश। कई ऐसी गड़बड़ियाँ उसमें थी और वो तब से ये बॉर्डर इशू जो करना था, तो मुझे याद है आज भी बहुत अभ्यास करके उस इशू को सुलझाया गया था। हमें कई जगह देना भी पड़ी थी, हमारा कुछ इलाका देना पड़ा था, कुछ इलाका हमारे तरफ आया, ये सब कुछ होने के बाद, और वो भी सर्वसम्मति से, यानी उस समय आपको मालूम है मैं जब पार्लियामेंट में स्पीकर थी, मुखर विरोध भी बहुत मुखर होता था, कई बार चलाने में दिक्कत आती थी, मगर ये एक ऐसा इशू जिसमें लोगों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से वो पारित हो गया। तो मुझे लगा देखो इतने साल की ये समस्या, लोगों को बड़ी समस्या, असम इसके लिए समस्या भुगत रहा था, तो ये सब कुछ ऐसे लगा थोड़ा सा कि अरे मैं चेयर में बैठी और हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बात ये सुलझ गई, यहाँ पे ये बॉर्डर इशू समाप्त, मतलब हमने सुलझा दिया और सर्वसम्मति से हुआ। मुझे लगता है, मुझे आज भी एक बात पल याद रहता है कि बहुत अच्छा लगा था कि अरे मैं इसकी साक्षी बनी, ये बड़ी बात मुझे लगी थी। एक और भी बात ऐसी भी हुई थी कि मुझे लगता है इसके पहले ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं है, मगर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है, कोई सांसद बीमार अचानक हो जाता है और फिर बाद में उसकी मृत्यु होती है, यहाँ बजट पेश करना है, इस प्रकार का पेश वो सामने आया, उसको हमने सुलझा दिया। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो याद आज भी याद आती है और लगता है सबके सहयोग से, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, हमारे जेटली जी जैसे अच्छे कानून के ज्ञाता हो, उनको साथ में लेके हमने उसको नैया पार करा दी। उसमें कई बार विपक्ष का भी सहयोग रहा, ये सब हुआ, तो ये बातें याद आती है आज भी। पुराना संसद भवन जो अब एक इतिहास बन रहा है, वहां पर एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था, लेकिन वो नई इमारत में नहीं है। ये सेंट्रल हॉल संसद की धड़कन का बैरोमीटर हुआ करता था। सेंट्रल हॉल में क्या क्या होता था बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे पुराने संसद की और नए संसद की। पुराने संसद को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और नए का स्वागत। पुराने संसद में ढेर सारी चीजें थी जो अब नए में नहीं है। उनमें है एक सेंट्रल हॉल। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो विख्यात भाषण दिया गया था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिसे हिंदी में नाम दिया गया नियति से पहले से तय मुलाकात। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां राष्ट्राध्यक्ष, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते थे, वो सदन के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते थे, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो या जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां राष्ट्रपति जो है बजट सत्र के पहले संसद के दोनों सदनों को इकट्ठा संबोधित करते थे। कोई विशेष बिल लाना हो जिसमें कि संसद के दोनों सदनों को इकट्ठा बैठ के उसे पारित करना हो, तो वो बैठक भी सेंट्रल हॉल में होती थी। लेकिन सेंट्रल हॉल एक ऐसी जगह थी, ये जो सेंट्रल हॉल है वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच स्थित एक कक्ष है जहां पर पत्रकार और नेता बिना किसी लाग लपेट के बातचीत करते थे। पार्टी लाइन वहां पे काम नहीं करती थी। वहां पे ऐसा होता था कि पत्रकारों के लिए वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करने का एक
अड्डा होता था। इसकी बनावट ऐसी थी कि इसका एक दरवाजा जो है वो लोकसभा के लॉबी में खुलता था, एक दरवाजा राज्यसभा के लॉबी में। तो आप यदि सेंट्रल हॉल में है, यदि कोरम की घंटी बजी तो आप भाग के वहां जा सकते हैं 2 मिनट के अंदर, लोकसभा में और राज्यसभा में। इसलिए जब भी रिसेस होता था, ब्रेक होता था, तो संसद सदस्य जो है सेंट्रल हॉल में आते थे और यहाँ पे कुछ स्नैक्स, बेहतरीन स्नैक्स मिलते थे, छोटी मील मिलती थी। यानी आपको यदि खिचड़ी खानी हो, दही भात खानी हो, फिश एंड चिप्स का इंडियन वर्जन भी यहाँ पे मिलता था और तमाम तरह के ब्रेड, अलग अलग तरह की चाय यहाँ पे मिलती थी। और यहाँ पर सांसद और पत्रकारों के बीच बातचीत होती थी। एक जगह हमने देखा कि एक जगह जेटली जी बैठे हैं, उनके साथ कुछ पत्रकार हैं, कहीं पे अहमद पटेल बैठते थे, वो उनका एक अलग अलग वहाँ पे मजमा लगा होता था। कहीं पे शरद पवार बैठे हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट हैं। जो नए सांसद आते थे वो पीछे की बेंच पे बैठते थे, वो आगे नहीं बैठते थे। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक जगह थी। आरजेडी के लालू यादव की अपनी मंडली लगती थी, वहाँ अलग ठहाके चलते रहते थे। जो पूर्व सांसद हैं उनका कुछ बेंच होता था, पीछे के 3-4 बेंच, वो वहाँ पे बैठते थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद, वो उनका एक अलग गुट होता था। तो हर पार्टी के सांसदों के लिए कमोवेश जगह उन्होंने तय कर रखा था कि वो सेंट्रल हॉल आते थे, दोनों सदनों के सांसद, और एक साथ इकट्ठे बैठ के बातचीत करते थे। और उन सब के बीच हम पत्रकार अलग अलग मंडलियों के बीच जाते थे खबरों की टोह में। लेकिन हमारे सीनियर्स ने बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल हॉल में जो बातचीत होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उसको रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो इसलिए कई पत्रकार जो हैं अलग अलग नामों से, जैसे संसद के गलियारे से, संसद की बातचीत, कुछ ऐसे करके कॉलम के जरिए, गॉसिप कॉलम के जरिए उन बातों को लिखते रहे थे। यहाँ पे जो बातें होती थी वो एक इशारा होता था कि आने वाले दिनों में राजनीति में क्या होने वाला है। इसलिए सेंट्रल हॉल का पास मिलना और वहां पहुंचना हर पत्रकार के लिए एक गौरव की बात थी। और हम बड़े गर्व से कहते थे कि मेरा सेंट्रल हॉल का एक्सेस हो गया है। और उसका एक दरवाजा जो है, जैसा मैंने कहा, एक लोकसभा में खुलता था, एक राज्यसभा, एक दरवाजा सीधे एक नंबर गेट के पास खुलता था। तो बहुत सारे पत्रकार केवल सेंट्रल हॉल आते थे, सभी नेताओं से बातचीत करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे कोई और दूसरी चीजें नहीं है। तो वो बातचीत करके जाते थे और अपनी खबरें लिखा करते थे। तो अब नए संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं है। हमें बताया गया कि एक जगह निर्धारित किया गया जहाँ पे नेता के साथ पत्रकार मिल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल हॉल नाम की कोई जगह नहीं है। आप कहेंगे फिर लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कहाँ होगा? वो जो है लोकसभा में ही होगा, क्योंकि उसमें 1000 सांसदों की बैठने की जगह है। तो निश्चित रूप से पत्रकार, जो पुराने पत्रकार हैं, वो पुराने नेता, जो पूर्व सांसद हैं, जो कि आते रहते थे लगातार संसद सत्र के दौरान और बिना संसद सत्र के चले हुए भी, उनका जो एक अड्डा था वो खत्म हो गया है। इसलिए अलविदा सेंट्रल हॉल, उसकी यादें हर पत्रकार के जेहन में रहेगी जिसने कि संसद भवन को कवर किया है। नमस्कार। तो वो तमाम पुराने पत्रकार जिन्होंने संसद कवर किया है, पार्लियामेंट के सेशंस कवर किए, उन्हें वो सेंट्रल हॉल याद आता रहेगा। सुमित्रा जी, आपको भी याद आएगा, जैसा मनोरंजन भारती कह रहे थे कि जो नया संसद भवन है उसमें ये सेंट्रल हॉल नहीं है, दूसरी जगह है बिल्ले मिलाने की। तो पुराने संसद भवन में आपकी पसंदीदा जगह क्या थी? क्या आपको बहुत पसंद है अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें? और ये जो नया संसद भवन है इसमें क्या खास लगा? देखो, पहले तो इस भवन की कई सारी खासियत, ये पूर्णतया भारतीय संस्कृति को पहचान देने वाला ये पुराना भवन भी है, क्योंकि उसमें आप देखो तो हमारे वेद मंत्र लिखे हुए हैं, अंदर कई संस्कृत श्लोक हैं लिखे हुए जो दर्शाते हैं कि कैसे व्यवहार करना। जैसे हम बोलते हैं ना, संगच्छत्वम संवदत्वम समो मनासिजा, तो इस प्रकार से कई सारे श्लोक हैं जो बताते हैं कैसे हमने रहना चाहिए। यहाँ कई ऐसे पुराने जो पेंटिंग्स कॉरिडोर में लगे, ये सब यहाँ की यादें तो अपनी जगह पे है ही। मगर एक बात ज़रूर है कि नया भवन आवश्यक तो था। ये छोटा पड़ रहा था। भारत की देखो, भारत का लोकतंत्र, आज हम कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। जनसंख्या के दृष्टि से भी हम बहुत बड़ा देश है, और इसलिए हमारे पार्लियामेंट का जो प्रतिनिधित्व है आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और वो बढ़ते संख्या को ध्यान में रखते हुए
हमें एक पार्लियामेंट का नया हॉल, बड़ा हॉल बहुत आवश्यक था। अब वो होता है ना कि सीटों का ये जो होता रहता है, परिवर्तन होता है और सीटें बढ़ती है, तो हर इसमें सीटें बढ़ रही थी। अब 540 लोगों को उस सदन में बिठाना, तो हमारे लिए नया भवन तो आवश्यक था ही। मेरे समय से भी उसकी शुरुआत हो गई थी, हमने 2-3 मीटिंग भी करी थी। नया टेक्निक आ गया। अब भारत वही पुराना भारत तो नहीं रहेगा ना, बदलता जाएगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये नई टेक्नोलॉजी हमने भी अपनाई। पेपरलेस पार्लियामेंट हमने शुरू किया। अब पेपरलेस करना हो तो वो पूरी नई टेक्नोलॉजी, हर पार्लियामेंट मेंबर को समझो कंप्यूटर उसके सामने देना कि वो जुड़ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा, उसको कागज नहीं लाना पड़ेंगे। मगर वो जगह कहाँ है? बेंच पे जैसे तैसे 5 लोग बैठने में दिक्कत जा रही थी, तो कैसे करें? अब इस सब देखते हुए नया भवन, ऑफिसेज बढ़ती गई, पक्ष विपक्ष पक्ष बढ़ते गए, छोटे छोटे पक्ष, मगर हर एक को कार्यालय देना पड़ते थे। कहाँ से लाएंगे इतने सारे रूम? तो रूम की कमी महसूस हो रही थी, कई सारी चीज़ें थी। तो नया भवन बहुत आवश्यक था और मुझे लग रहा है कि आज जो नया भवन बना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना है। कई सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस भवन को बनाया गया है। अभी तो मैंने पूरा घूम के नहीं देखा, मैंने केवल लोकसभा का वो जो कक्ष था पहले दिन जिसका उद्घाटन हुआ, मैंने वहाँ भी जब मैं बैठी तो लगा कि अब हमारा आने वाला जनप्रतिनिधि, लोकसभा का सदस्य, इस यहाँ बैठ के अच्छी तरीके से वो अपना काम कर सकेगा, तकलीफ नहीं आएगी। उसके सामने ही कंप्यूटर लगा हुआ रहेगा, एक बहुत बड़ा अच्छा वातावरण उसको मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ करके वो बात करेगा। तो नया भवन भी बहुत अच्छा सा बना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और ये तो आवश्यक भी होता है, नया और पुराना दोनों मिला के। तो वहाँ भी अशोक चक्र बना हुआ है, नए इसमें भी वो सब चीज़ें हैं। हम अपनी बातें भूली नहीं हैं, वो साथ में लेकर के हम नए भवन में जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी तमाम यादों को साझा करने के लिए, सुमित्रा महाजन। धन्यवाद समय देने के लिए। और आपने सही कहा कि पुराने भवन को हम भूले नहीं है, उसकी बहुत सारी यादें हैं, वहाँ से तमाम इतिहास जुड़ा है। लेकिन नया भवन जो है उसकी ज़रूरत थी और जितनी सीटें बढ़ी उस हिसाब से इसके अंदर उतनी संख्या बल को अपने में समेटने की सलाहियत है और टेक्नोलॉजी है जिससे काम करने में आसानी होगी। तो नए और पुराने संसद भवन की ये कहानी हम जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।